ऊपर वाली आंटी पिछले 6 महीने से मेरा प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन चोरी छिपे इस्तेमाल कर रही थी। एक दिन मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन गलती मानने की जगह वो उल्टा मुझे ही आंखें दिखाकर समझाने लगी, तुम्हारे घर की बिजली इतनी महंगी भी नहीं है, इतना छोटा दिल क्यों रखते हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अगले दिन से मैंने रोज अपनी कार बाहर जाकर चार्ज करवानी शुरू कर दी। घर का चार्जिंग स्टेशन इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मैं पूरे 15 दिन तक सोसाइटी में वापस भी नहीं आया। 15 दिन बाद अचानक सोसाइटी के मैनेजर का फोन आया, भाई वांग आंटी घुटनों के बल बैठी हैं, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। मैंने कहा, इससे मेरा क्या लेना देना। मेरा खरीदा हुआ पार्किंग स्पॉट क ब्लॉक के कोने में था। जगह काफी बड़ी और खुली थी। उसके ठीक बगल वाला पार्किंग स्पॉट अभी तक बिका नहीं था, लेकिन वांग आंटी ने उस पर कब्जा कर रखा था। उन्होंने वहाँ कागज के डिब्बे और तरह तरह का कचरा भर रखा था। ऊपर से उनकी इलेक्ट्रिक कार भी वही खड़ी रहती थी और इस वक्त मेरी प्राइवेट चार्जिंग गन उनकी कार के चार्जिंग पोर्ट में लगी हुई थी। वो मेरी बिजली को ऐसे खींच रही थी जैसे हर सेकंड मेरे पैसे काट रही हो। बूढ़ी औरत, इस हफ्ते ये 5वीं बार बिजली चोरी कर रही हो, है ना। मीटर के नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहे थे जैसे हर यूनिट बिजली मेरे कमजोर पड़ने का मजाक उड़ा रही हो। वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ। तभी वहाँ से आवाज आई, ओहो ये छोटा लिन नहीं है क्या, इतना अकड़ कर क्यों घूम रहा है। ऊपर से एलवी के कपड़े पहनकर ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा आदमी बन गया हो। दूसरी आवाज आई, थोड़ी देर रुक, अभी इसे मजा चखाती हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस सोसाइटी में पहुंचा। वांग आंटी ने मुझे देखते ही कहा, ओहो छोटा लिन वापस आ गया। मैंने शांत होकर कहा, वांग आंटी ये चार्जिंग स्टेशन मेरा प्राइवेट है, आप इससे चार्ज करेंगी तो मेरे पैसे कटेंगे। वो तुरंत बोली, अरे बेटा हम पड़ोसी हैं, तुम्हारी थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल कर ली तो क्या हो गया। फिर वो मुझे समझाते हुए बोली, तुम इतनी महंगी कार चलाते हो, इतने बड़े घर में रहते हो, फिर इतनी सी बिजली के पैसों की भी चिंता करते हो। मैं देखती हूँ तुम भी तो इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे खाली पड़ा रहता है तो बर्बाद ही होता है। वो यही नहीं रुकी, आगे बोली, और मेरे बेटे ने कहा है कि इसे रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। तुम अकेले रहते हो जबकि हमारे घर में 5 लोग हैं। पड़ोसी होने के नाते थोड़ा सहयोग कर दोगे तो पुण्य ही मिलेगा। इतना भी कंजूस मत बनो, आखिर आगे भी रोज एक दूसरे से मिलना है। मैं मन ही मन हंसा। पुण्य, मुझे तो लगता है ये दुश्मनी जमा करने का तरीका है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, किसी और का फायदा उठाना इन्हें अपनी होशियारी लगता है और सामने वाले की अच्छी परवरिश को उसकी कमजोरी समझते हैं। ऐसे लोगों से बहस करना मतलब अपना समय बर्बाद करना। मैंने आखिर में कहा, ठीक है आंटी आप सही कह रही हैं, आखिर दूर के रिश्तेदार से अच्छा पड़ोसी होता है। वांग आंटी तुरंत खुश हो गई। बस यही तो बात है, आजकल के युवाओं को समझदार होना चाहिए। फिर अचानक मेरी पार्किंग की तरफ देखकर बोली, वैसे तुम्हारा पार्किंग स्पॉट काफी बड़ा है, आगे अगर मेरा बेटा कार लेकर आए और उसे जगह न मिले तो वो तुम्हारी पार्किंग में ही खड़ी कर देगा। वैसे भी तुम रात में ज्यादा चार्ज नहीं करते। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी आप अपनी मर्जी से कर लेना, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। लालच की भी हद होती है, अब देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मैं वापस अपनी कार में बैठा। जैसे ही दरवाजा बंद किया मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने तुरंत फोन निकाला और चार्जिंग स्टेशन के ऐप से उसका सिस्टम खोल लिया। फिर मैंने फास्ट चार्जिंग का ऑटो मोड बंद कर दिया, साथ ही रिमोट लॉक ऑन किया और सेटिंग ऐसी कर दी कि चार्जिंग सिर्फ मेरे ऑथराइज्ड अकाउंट से ही शुरू हो सके। इसके बाद मैंने फोन पर कॉल किया, हेलो मुझे आपकी 4S सर्विस से कार चार्ज करवाने की सर्विस बुक करनी है और साथ में कोई सर्विस इंजीनियर भेज दीजिएगा। मुझे अपनी पार्किंग में एक कैमरा भी लगवाना है। सब कुछ सेट करने के बाद मैंने सान्या की फ्लाइट बुक कर ली। जब तुम्हें दूसरों का फायदा उठाना इतना पसंद है तो अब जमकर फायदा उठाना। जाल मैंने तैयार कर दिया है, बस उम्मीद है इसमें फंसने के बाद तुम्हें मजा आएगा। उधर की कार मेरे चार्जिंग स्टेशन के पास आ चुकी थी। उन्होंने चार्जिंग शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अरे ये क्या हुआ, चार्ज क्यों नहीं हो रहा। अरे फिर भी चार्ज नहीं हो रही। माँ ये घटिया चार्जर खराब हो गया है, रात में इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है, कल तक तो बिल्कुल ठीक था। वांग आंटी तुरंत समझ गई और बोली, जरूर उस छोटे लिन ने कुछ किया है। मुझे पहले से पता था, वो बहुत चालाक है, सामने से मीठी बातें करता है और पीछे से चाल चलता है। उनका बेटा वांग बाओ भी तुरंत अपनी माँ पर चढ़ गया। माँ मेरी कार में अब बिजली नहीं बची है, कल सुबह पीक टाइम में मुझे काम पर जाना है। एक डिलीवरी से दर्जनों युआन मिलते हैं, अगर काम छूट गया तो उसका नुकसान तुम भरोगी। ये वांग बाओ भी पूरा बिगड़ा हुआ बच्चा था, अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई उधार मांगने वाला हो। उसे नौकरी करना मुश्किल लगता था, डिलीवरी करना थका देने वाला लगता था। आखिर में उसने अपनी माँ पर दबाव डालकर उसका चेहरा इस्तेमाल करके लोन तक दिलवा दिया और खुद ऑनलाइन टैक्सी चलाने लगा। लेकिन उसकी आदत भी ज्यादा अलग नहीं थी।
3 दिन काम करता और 2 दिन गायब रहता। सच ही कहते हैं, एक जैसे लोग एक ही परिवार में आते हैं। अब मैं भी देखना चाहता था कि ये लोग आगे और कौन सा नया तमाशा करते हैं। वांग आंटी ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, तू परेशान मत हो, देख तेरी माँ अभी ग्रुप में इसका इलाज करती है। फिर उन्होंने तुरंत सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज कर दिया, छोटे लिन, तुमने क्या किया है? बिजली क्यों बंद कर दी? किसी के साथ इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए। मेरी गाड़ी चार्ज होने का इंतजार कर रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने ग्रुप में सबको टैग करके लिखा, सब लोग जरा फैसला करें। आजकल के युवा पहले किसी बात के लिए हाँ कर देते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। हम माम बेटे को पूरी तरह परेशान कर रहे हैं। ग्रुप में कुछ लोग भी बिना पूरी बात जाने बोलने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, बड़े आए दूसरों के मामले में बोलने वाले, सही समय आने दो, तब एक एक का हिसाब करूंगा। उधर वांग बाओ अपनी माँ पर फिर चिल्लाने लगा, माँ, तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता, आखिर तुम कर क्या रही हो? वांग आंटी बोली, अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी लोगों को बुलाती हूँ। तभी पास से एक और पड़ोसन आ गई। उन्होंने वांग आंटी को देखकर कहा, अरे ये तो वांग दीदी है, क्या हुआ? दूसरों की बिजली इस्तेमाल करते करते अब चार्जर ही खराब हो गया। वांग आंटी को गुस्सा आ गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना काम देखो। पड़ोसन ने शांत होकर कहा, हाँ, ये तो डिवाइस की खराबी है, डिवाइस खराब हुआ है, समझी? वांग बाओ अपनी माँ से बोला, मान, अब बस भी करो, सबके सामने बेइज्जती मत करवाओ, जल्दी कोई तरीका सोचो। वांग आंटी ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ अभी अपने लोगों को बुलाती है। वांग आंटी ने अपने बेटे से कहा, हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। गली के कोने वाला चेन इलेक्ट्रिशियन है, उसने कई दशकों से बिजली का काम किया है, उसके लिए इतनी सी चीज ठीक करना कौन सा मुश्किल काम है। फिर उन्होंने चेन इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर कहा, चेन भाई, जरा इसे देखिए, इसमें बिजली क्यों नहीं आ रही और क्या इसका लॉक तोड़ा जा सकता है? चेन इलेक्ट्रिशियन ने चार्जिंग स्टेशन को देखते हुए कहा, इसमें स्मार्ट लॉक लगा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है, इसे खोलकर अंदर की वायरिंग से कनेक्शन करना पड़ेगा। वांग आंटी ने तुरंत कहा, तो खोल दीजिए, जितना नुकसान होगा मैं देख लूंगी। वो मुंह से तो बड़ी आसानी से कह रही थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। ये चार्जिंग स्टेशन मुझे कंपनी से खरीदने में 10,000 युआन से भी ज्यादा का पड़ा था। इसे बिना अनुमति खोलने से इसकी वारंटी तो खत्म होनी ही थी, साथ ही ये मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मामला भी बन सकता था। और सच कहूं तो मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मेरी पार्किंग में लगा कैमरा हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वहाँ सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड आ गया। अरे वांग आंटी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये चार्जिंग स्टेशन तो लिन सर का है ना? वांग आंटी ने बिना झिझके झूठ बोल दिया। हाँ, छोटे लिन ने ही कहा था, वो अभी बिजनेस ट्रिप पर गया है। चार्जिंग स्टेशन में थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने किसी को बुलाकर ठीक करवाने को कहा है। गार्ड ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, कहीं इसे नुकसान मत पहुंचा देना। गार्ड की अनुमति मिलते ही चेन इलेक्ट्रिशियन और भी बेफिक्र हो गया। उसने अपना सामान निकाला और एक बड़ी स्क्रूड्राइवर से चार्जिंग स्टेशन के बाहरी कवर को खोलने लगा। कुछ ही सेकंड में अंदर से टूटने की आवाज आई और चार्जिंग स्टेशन के कवर में एक बड़ी दरार पड़ गई। चेन इलेक्ट्रिशियन ने हाथ अंदर डालकर काफी देर तक कुछ टटोला। आखिर में उसने एक काली वायर बाहर खींच ली। वो गव से बोला, देखा, बस यही वायर थी, इसे 2 बार टैप से लपेट दो, फिर काम हो जाएगा। वांग बाओ तो पहले से ही जल्दी में था। उसने तुरंत चार्जिंग स्टेशन को बिजली से जोड़ दिया। अचानक चार्जिंग शुरू हो गई। वांग बाओ खुशी से बोला, वाह, आप तो सच में कमाल के आदमी हो। चेन इलेक्ट्रिशियन भी अकड़ कर बोला, वो तो है, आखिर किससे काम करवाया है ये भी तो देखो। वो छोटा लिन मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिना किसी इंसुलेशन या सेफ्टी प्रोटेक्शन के वायर को इस तरह खुला जोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, कैमरे में उनकी हरकत का एक एक सेकंड रिकॉर्ड हो चुका था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने हाथों से एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। तीसरी रात, वांग बाओ की कार के पास एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा हुआ था। उसकी वायर पास खड़ी वांग आंटी की पुरानी इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग पोर्ट तक जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी कनेक्शन से एक हाई पावर इलेक्ट्रिक हीटर भी जोड़ दिया था, जिसे वांग बाओ की कार के अंदर रखा गया था। वांग आंटी बोली, मौसम ठंडा है, इससे कार के अंदर की नमी भी निकल जाएगी। मैं सीसीटीवी में उनकी उलझी हुई वायरिंग देख रहा था और मुझे हंसी आ रही थी। इतना ज्यादा लोड, ऊपर से घटिया तरीके से जोड़ी गई वायरिंग, ऐसे में कुछ गड़बड़ होना बस वक्त की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ पार्किंग में किसी और से बहस शुरू हो गई। ये वायरिंग इस तरह क्यों खींच रखी है? मेरी कार से थोड़ा दूर रखो। वांग आंटी तुरंत भड़क गई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अपने ही घर का काम कर रही हूँ, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? वो आदमी गुस्से में बड़बड़ाया, बूढ़ी औरत सच में पागल है। वांग आंटी भी पीछे नहीं हटी। खुद को देखो, कपड़े पहनकर बड़े शरीफ बनते हो, लेकिन तमीज नाम की चीज नहीं है। रात
रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आधी रात के करीब उस उलझी हुई वायरिंग के एक कनेक्शन से हल्की हल्की चिंगारी निकलने लगी। कुछ ही देर में उस पर लिपटी काली टैप गर्म होकर पिघलने लगी। फिर एक चिंगारी नीचे गिरी और सीधे वांग आंटी के जमा किए हुए कागज के डिब्बों और कबाड़ के ढेर पर जा गिरी। वहाँ न जाने कहां से उठाकर रखा हुआ घटिया ग्लास क्लीनर भी पड़ा था। कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग गई। लपटें अचानक तेजी से ऊपर उठी, लेकिन आग जिस जगह लगी थी वहाँ से फायर सिस्टम तुरंत एक्टिवेट नहीं हुआ। आग ने देखते ही देखते पूरा कबाड़ निगल लिया और धीरे धीरे पास खड़ी करोड़ों की कार की तरफ बढ़ने लगी। अचानक कार का अलार्म जोर जोर से बज उठा। फायर स्प्रिंकलर भी एक्टिवेट हो गया और उसकी आवाज ने पूरी रात की शांति तोड़ दी। मैंने सीसीटीवी स्क्रीन देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। आखिरकार असली तमाशा शुरू हो ही गया। आग बुझने के बाद हालत काफी खराब थी। पास खड़ी महंगी कार के बाईं तरफ का पेंट तेज गर्मी की वजह से फूल गया था और दरवाजे के नीचे का हिस्सा पूरी तरह काला पड़ चुका था। कार का मालिक चिल्लाते हुए आया, अरे मेरी कार के साथ ये किसने किया? आखिर ये सब किसने किया? फिर उसने गुस्से में चार्जिंग स्टेशन की तरफ देखा। ये सब इसी घटिया चीज की वजह से हुआ है। वांग आंटी भी रोते हुए चिल्लाने लगी, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मेरी कार का क्या होगा? तभी सामने वाला आदमी गुस्से में बोला, चिल्लाना बंद करो, ये आग तुम्हारी वजह से लगी है। वांग आंटी तुरंत मुकर गई, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये चार्जिंग स्टेशन अपने आप खराब होकर आग पकड़ गया। मैं भी तो इसकी शिकार हूँ। तभी लॉन्ग भाई को रिपोर्ट दी गई, लॉन्ग सर, नुकसान काफी ज्यादा है। कार का पूरा पेंट खराब हो गया है, साइड का हिस्सा भी मुड़ गया है और अंदर की वायरिंग को भी नुकसान पहुंचा हो सकता है। अभी के हिसाब से रिपेयर और कार की कीमत में हुई गिरावट को मिलाकर कम से कम 5 लाख युआन का नुकसान है। 5 लाख? वांग बाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। लॉन्ग भाई ने ठंडे अंदाज में कहा, इसे होश में लाओ। अगले ही पल वांग आंटी पर पानी डाला गया। आह, बहुत ठंडा है। लॉन्ग भाई ने गुस्से में कहा, मेरी कार जलाई है तो पैसे देने पड़ेंगे। एक पैसा भी कम हुआ तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग बाओ तुरंत अपनी माँ के सामने आ गया। मेरी माँ को छोड़ो। वांग आंटी भी रोते हुए बोली, मेरे बेटे को मत मारो। तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या मेरी माँ को मार डालोगे? सामने वाला आदमी ठंडे स्वर में बोला, हाँ, हम इसी तरह काम करते हैं। जांच में साफ हो चुका था कि किसी ने चार्जिंग स्टेशन में अपनी मर्जी से वायरिंग जोड़ी थी। उसी गलत कनेक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये वायरिंग किसने की थी? वांग आंटी को जैसे ही होश आया, उन्होंने गलती मानने के बजाय तुरंत किसी और को फंसाने की कोशिश की। मैनेजर चेन, आपको मेरी गवाही देनी होगी। ये चार्जिंग स्टेशन तो छोटे लिन का है। फिर उन्होंने तुरंत कहा, चार्जिंग स्टेशन उसी का है, उसमें ही खराबी थी, तभी आग लगी। मैंने तो बस इसे सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया था। मैनेजर चेन के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे भी इसमें घसीट रही है। अगर मामला बड़ा हुआ तो हम पर भी निगरानी में लापरवाही का आरोप आ सकता है। फिर उन्होंने वांग आंटी को रोकते हुए कहा, वांग बहन, बिना सोचे समझे ऐसी बातें मत करो। लिन सर का चार्जिंग स्टेशन कंपनी का ओरिजिनल और सही क्वालिटी वाला उपकरण है। वांग आंटी ने तुरंत अपनी बात का बचाव किया। फिर जब मैंने इस्तेमाल किया तभी ये क्यों खराब हुआ? गलती उसी की है। अगर उसने बिजली बंद नहीं की होती तो मुझे किसी को बुलाकर इसे ठीक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अगर मैं किसी को बुलाती ही नहीं तो ये हादसा भी नहीं होता। आखिर में देखा जाए तो ये सब उसी की वजह से हुआ है। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, वो लिन नाम का आदमी कहाँ है? उसे नीचे बुलाओ। मैनेजर चेन ने कहा, ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। उन्होंने पहली बार फोन किया लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया नहीं। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। दूसरी बार भी मैंने फोन नहीं उठाया। मैनेजर चेन परेशान होकर बोला, उठा लो भाई, प्लीज फोन उठा लो। आखिरकार मैंने फोन उठा लिया। हेलो मैनेजर चेन, इतनी रात को क्या हुआ? वो घबरा कर बोला, लिन सर, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आपके चार्जिंग स्टेशन में आग लग गई। लॉन्ग भाई की कार भी जल गई है। आप जल्दी वापस आ जाइए। मैंने हैरानी से कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी सान्या में हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने घर की सारी बिजली बंद कर दी थी। मैनेजर चेन बोला, सर, ये बात फोन पर समझाना मुश्किल है। पुलिस भी यहाँ है और लॉन्ग भाई भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी वांग आंटी बीच में बोल पड़ी, छोटे लिन, तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? तुमने खुद मुझे चार्जिंग स्टेशन इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। अब जब हादसा हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो? फिर उन्होंने दबाव बनाते हुए कहा, मैं साफ बता रही हूँ, इसका पैसा तुम्हें ही देना पड़ेगा। तुम अमीर परिवार से हो, तुम्हारे लिए ये कुछ लाख युआन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो इतनी रकम जानलेवा है। तुम हमें मुसीबत में छोड़कर नहीं भाग सकते। वांग आंटी की बात सुनकर लॉन्ग भाई का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने फोन की तरफ शक भरी नजरों से देखा। उसके मन में एक सवाल आया, अगर लिन ने सच में वांग आंटी को चार्जिंग स्टेशन इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी तो डिवाइस
डिवाइस का मालिक होने के नाते कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। फिर लॉन्ग भाई ने मुझसे कहा, छोटे भाई, अगर तुमने सच में उसे इस्तेमाल करने दिया था तो तुम्हें वापस आकर इस मामले का जवाब देना होगा। हम सबको नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। फोन कटने के बाद मैंने सीसीटीवी में वांग आंटी का चेहरा देखा। अपनी सारी गलती मेरे सिर पर डालकर वो काफी खुश नजर आ रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अभी जितना हंसना है हंस लो, कल जब मैं वापस आऊंगा तब पता चलेगा कि मुसीबत किसे कहते हैं। अगले दिन दोपहर में मैं सामान लेकर सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। जैसे ही लॉबी में दाखिल हुआ, वांग आंटी के साथ रहने वाली कुछ बुजुर्ग औरतों ने मुझे घेर लिया। एक आंटी बोली, अरे छोटे लिन, आखिर तुम वापस आ ही गए। तुमने भी ना, अगर चार्जिंग स्टेशन खराब था तो किसी को इस्तेमाल करने ही क्यों दिया? अब इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दूसरी ने तुरंत कहा, हाँ, वांग बहन का पूरा परिवार परेशान है। तुम्हारे घर की हालत अच्छी है, इतना पैसा तुम ही दे दो। आखिर आग तो तुम्हारी चीज की वजह से ही लगी है। मैं समझ गया कि ये पूरा मामला क्या है। ये उनकी बदनाम करने वाली रणनीति थी। सिर्फ आधे दिन में वांग आंटी ने पूरी कहानी पलट दी थी। अपनी गलती को सही साबित करके खुद को एक मासूम पीड़ित बना दिया था और मुझे ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे मैंने पड़ोसी को जानबूझकर खराब चार्जिंग स्टेशन दिया हो और उसी की वजह से सबका नुकसान हुआ हो। मैंने उन आंटियों से कहा, आप लोग पहले बैठिए, मुझे ये मामला संभालने दीजिए, बाद में आराम से बात करेंगे। तभी मैनेजर चेन मेरे पास आया। लिन सर, आप आखिर वापस आ गए। लॉन्ग भाई ने साफ कह दिया है कि अगर आज आपने कोई जवाब नहीं दिया तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। मैंने शांत होकर कहा, लॉन्ग भाई की बात बाद में देखेंगे, पहले मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए। मैनेजर चेन थोड़ा हैरान हुआ। सीसीटीवी? पुलिस तो पहले ही इसे देख चुकी है। मैंने कहा, मुझे पिछले 15 दिनों की सारी पब्लिक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चाहिए, खासकर सी एरिया की, और इसके साथ मुझे सोसाइटी की पेट्रोलिंग रिपोर्ट भी चाहिए। मैनेजर चेन थोड़ा झिझका। ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैनेजर चेन, अगर इस मामले में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं निकलती तो फिर ये सोसाइटी की निगरानी में लापरवाही का मामला बनेगा। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। अगर कोई बाहरी आदमी सोसाइटी में आकर चार्जिंग स्टेशन की वायरिंग से छेड़छाड़ कर रहा था तो क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्ग भाई सोसाइटी मैनेजमेंट को छोड़ देगा? मैनेजर चेन का चेहरा उतर गया। अभी रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ। शाओ झांग, लिन सर को मॉनिटरिंग रूम में लेकर जाओ। उधर बेसमेंट में पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। लॉन्ग भाई के आदमी, वांग आंटी का पूरा परिवार और तमाशा देखने के लिए आसपास के कई पड़ोसी भी वहाँ मौजूद थे। मुझे देखते ही वांग आंटी आगे बढ़ी। अरे छोटे लिन, तुम आखिर वापस आ ही गए। वो अपने चिकने हाथों से मेरा पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी ताकि सबके सामने पड़ोसी के रिश्ते और मजबूरी का नाटक कर सके। मैंने तुरंत कहा, वांग आंटी, जो कहना है मुंह से कहिए, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तभी लॉन्ग भाई ने मेरी तरफ देखा। छोटे भाई, इस मामले को कैसे सुलझाएं? उस बूढ़ी औरत का कहना है कि चार्जिंग स्टेशन तुमने उसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था, उपकरण भी तुम्हारा है, तो ये लाखों युआन का नुकसान आखिर कौन भरेगा? वांग आंटी तुरंत बोल पड़ी, लॉन्ग भाई, इसे ही भरना चाहिए। कार भी इसकी है और चार्जिंग स्टेशन भी इसका। फिर उन्होंने एक और कहानी बना दी। मेरे पास गवाह भी है। उस दिन शाओ झांग ने खुद देखा था कि मैंने इसे मरम्मत के लिए खुलवाया था। इसका मतलब छोटे लिन ने इसकी अनुमति दी थी। शाओ झांग ने भी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की। वांग आंटी ने मुझे समझाते हुए कहा, लिन भाई, तुम्हारे पास पैसे की कमी तो है नहीं। ये थोड़े से पैसे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बस तुम जिम्मेदारी ले लो। आखिर हम पड़ोसी हैं। जरूरत पड़ी तो मैं आगे से तुम्हारे लिए ड्राइवर का काम भी कर दूंगी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वाह, लालच की भी हद है। पहले मुझसे पैसे भरवाना चाहती है और ऊपर से मेरे लिए ड्राइवर बनने का ऑफर भी दे रही है। ऐसा सपना तो सपने में भी नहीं देखा होगा। आसपास खड़े कुछ पड़ोसी भी वांग आंटी का पक्ष लेने लगे। अरे, उनका परिवार पहले से ही मुसीबत में है, वो इतने पैसे कहाँ से भर पाएंगे? ये लड़का देखने में तो इतना सीधा लगता है, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहा है? मैंने वांग आंटी की तरफ देखा। आंटी, आप कह रही हैं कि मैंने आपको चार्जिंग स्टेशन इस्तेमाल करने के लिए दिया था? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने फिर पूछा, और आप कह रही हैं कि चार्जिंग स्टेशन अपने आप खराब हुआ था? वो भी बिना हिचके बोली, हाँ, पुराना हो गया था इसलिए खराब हुआ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर ये देखिए। मैंने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। ये चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करते समय की गई जांच की रिपोर्ट है। फिर मैंने अपना फोन निकाला और ये वो डिवाइस रनिंग लॉग है जो मैंने सानिया जाने से पहले खास तौर पर कंपनी के सर्वर से निकलवाया था। अब वहाँ खड़े लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे हैरानी दिखाई देने लगी। मैंने लॉन्ग भाई की तरफ देखते हुए कहा, रिपोर्ट के हिसाब से आज से सिर्फ 15 दिन पहले तक चार्जिंग स्टेशन का डेटा बिल्कुल सामान्य था। इसमें किसी तरह की खराबी नहीं थी और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि चार्जिंग स्टेशन के साथ इंसानी छेड़छाड़ हुई है। मैंने किसी को भी अपने
उपकरण को खोलने की इजाजत नहीं दी थी। वांग आंटी तुरंत बोली, तो फिर तुम्हें ही याद नहीं होगा या फिर तुमने खुद इसका सही से रखरखाव नहीं किया होगा। मैं मुस्कुराया, अच्छा ऐसा है। फिर मैंने वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, जब सब लोग यहाँ मौजूद हैं तो क्यों न सोसाइटी की बड़ी स्क्रीन पर एक फिल्म देख ली जाए। मैंने पहला वीडियो चला दिया। वीडियो में वांग आंटी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, खोलो, जितना खोलना है खोलो, अगर खराब हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। लोगों ने वीडियो देखते ही समझ लिया कि क्या हुआ था। ये तो साफ साफ जबरदस्ती तोड़फोड़ है। मतलब इन्होंने खुद बाहर से आदमी बुलाकर चार्जिंग स्टेशन खुलवाया था। वांग आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम, लेकिन मैंने उन्हें सफाई देने का मौका ही नहीं दिया और दूसरा वीडियो चला दिया। इस बार रिकॉर्डिंग में वांग आंटी की आवाज थी, खुद को देखो, कपड़े पहनकर बड़ा आदमी बनता है। इस महंगी कार का इतना घमंड किस बात का है। फिर वो कह रही थी, अगर कार को थोड़ा भी खरोंच लग गई तो इसी से पैसे भरवाऊंगी। इसकी कार का पेंट भी कितना कमजोर लगता है, जरा सा टकराओ और पेंट निकल जाएगा। लॉन्ग भाई का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। आसपास खड़े लोग भी फुसफुसाने लगे। अब तो वांग आंटी बुरी तरह फंस गई। लॉन्ग भाई की तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरी कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ऊपर से पैसे भी मुझसे ही मांग रही थी। क्या मैं आपको इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? वांग आंटी घबराकर लॉन्ग भाई से बोली। लॉन्ग भाई, मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझा सकती हूँ। लॉन्ग भाई ने गुस्से में कहा, दफा हो जाओ, तुम्हारा हिसाब बाद में करता हूँ। इसके बाद मैंने तीसरा वीडियो चलाया। इसमें आग लगने से ठीक पहले का पूरा दृश्य था। मैंने सबको दिखाते हुए कहा, अब ये देखिए। वांग आंटी ने पैसे बचाने के लिए अपनी कार के अंदर रखा इलेक्ट्रिक हीटर भी उसी कनेक्शन से जोड़ दिया था। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए वायर से चिंगारी निकलती दिखाई दी। फिर वो चिंगारी नीचे पड़े कबाड़ के ढेर पर गिरी और आग फैलने लगी। मैंने कहा, वो चिंगारी, नीचे पड़ा ज्वलनशील कबाड़ और ये पूरी गलत वायरिंग, ये सब वांग आंटी की अपनी हरकतों का नतीजा था। फिर मैंने सीधे उनकी तरफ देखते हुए कहा, वांग आंटी, अब आपके पास न कोई बहाना बचा है और न ही जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता। ये पूरी तबाही आपकी लालच, आपकी लापरवाही और जानबूझकर की गई हरकतों की वजह से हुई है। वांग आंटी, यही है वो डिवाइस फॉल्ट जिसकी आप बात कर रही थी और यही है वो जिसको लेकर आप कह रही थी कि मैंने खुद इसकी परमिशन दी थी। दोस्तों, अगर इसी पड़ोसी की मदद करना कहते हैं तो ऐसी मदद का फायदा आप ही लोग उठाओ। अब वहाँ कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो लोग थोड़ी देर पहले दूसरों को ज्ञान दे रहे थे वो सब सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे बस किसी तरह वहाँ से गायब हो जाना चाहते हो। सच कहूँ, ये नजारा देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। तभी कोई गुस्से में बोला, मैं इसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। लॉन्ग भाई ने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, शांत रहो, अब कानून का राज है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, इन लोगों ने जो नुकसान किया है उसका पूरा हिसाब लगाओ। गाड़ी का नुकसान, मानसिक परेशानी, मजदूरी का खर्च और बाकी हर एक चीज, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग पैसे देने में सक्षम नहीं है तो कोर्ट में जाकर प्रॉपर्टी पर रोक लगवा दो, घर सील करवाओ और जरूरत पड़े तो उसे नीलाम करवा दो। ये सुनते ही एक आदमी घबरा गया, नहीं, मेरा घर सील मत करवाना, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, वही मेरा एकमात्र शादी वाला घर है। फिर वो अपनी माँ पर भड़क गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था चार्जिंग स्टेशन पर जाकर गाड़ी चार्ज करवाते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़े से पैसे बचाने थे। इतनी छोटी सी बचत के लिए तुमने ये सब कर दिया। अब देखो क्या हो गया, घर भी चला जाएगा, आगे मैं क्या करूँगा? लिन पक्का मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तो तुम्हारे पैसे बचाने के लिए ही ऐसा किया था, मैं तो बस चाहती थी कि तुम अच्छी तरह से रहो। वो आदमी और भड़क गया, मेरे लिए? तुमने मेरा पूरा नुकसान कर दिया, तुम मर क्यों नहीं जाती? ये सुनकर उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया। तू मुझे मारेगा? तू अपनी माँ पर हाथ उठाएगा? वो गुस्से में उसे पीटने लगी। मैंने तुरंत कहा, बस करो, लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। पास खड़े लोगों ने भी उन्हें रोकते हुए कहा, अरे आपस में मत लड़ो, आखिर परिवार हो। लेकिन वो आदमी अब भी परेशान था। अब मेरे घर का क्या होगा? मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं चुपचाप इस पूरे तमाशे को देखता रहा। माँ बेटे की ये लड़ाई देखकर मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। मैंने अपना फोन निकाला और उन लोगों की एक फोटो खींचकर सोसाइटी के ग्रुप में भेज दी। साथ में बस इतना लिखा, अब सच्चाई सबके सामने आ गई है। मैसेज जाते ही ग्रुप में हंगामा मच गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वांग आंटी ने किया था। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। उस पूरे झमेले से मेरा अब कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आगे जो हुआ वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी हुआ। लॉन्ग भाई जैसा इंसान जो कहता है वो करके दिखाता है। कुछ ही समय बाद कोर्ट का समन आ गया। उसके बाद वांग आंटी के घर पर प्रॉपर्टी सीज करने का नोटिस लगा दिया गया और घर पर सील लगा दी गई। वांग बाओ को जब समझ आया कि अब घर बचने वाला नहीं है तो उसने घर में बचे सारे पैसे उठा लिए और अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से भाग गया। अब वांग आंटी पूरी तरह अकेली
अकेली रह गई थी। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। वो रोज मेरे घर के बाहर आकर रोती और मुझसे माफी मांगते हुए सिर पटती। शियाओली, आंटी को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम लोंग भाई से थोड़ी बात कर लो। क्या मुआवजे की रकम थोड़ी कम नहीं हो सकती? या फिर तुम ही मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मैं आगे तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी और तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। उन्हें इस हालत में देखकर भी मेरे मन में जरा सी दया नहीं आई, बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मरना है तो कहीं और जाकर मरो। अगर मैंने उस वक्त पलटकर जवाब नहीं दिया होता, अगर मेरे पास सबूत नहीं होते, तो आज इस जगह घुटनों पर बैठकर रोने वाला इंसान मैं होता। कुछ गलतियों की भरपाई कभी नहीं हो सकती। और सुनो, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। वांग आंटी पहले से ही मानसिक रूप से परेशान थी। मेरी बात सुनकर वो वहीं भड़क गई। वो चिल्लाने लगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इतने अमीर क्यों हो? तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों जाते हो? सब तुम्हारी गलती है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस वांग आंटी को अपने साथ ले गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लोंग भाई के लोग रोज सोसाइटी के गेट पर खड़े रहते। जैसे ही वांग आंटी बाहर निकलती, वो लोग उनके पीछे चलने लगते। ना उन्हें मारते, ना गाली देते, बस चुपचाप पीछा करते। ये बिना कुछ किए दिया गया दबाव मार खाने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। जो वांग आंटी कभी पूरी सोसाइटी में अकड़ कर घूमती थी, अब वही लोगों से बचती फिर रही थी। उन्होंने कबाड़ इकट्ठा करके पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन कबाड़ खरीदने वाले ने भी उन्हें वहाँ से भगा दिया। फिर उन्होंने किसी से जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने देखा कि पीछे टैटू वाले कुछ दबंग लोग खड़े हैं, तो डरकर उसने तुरंत पैसे दे दिए और उनसे वहाँ से जाने को कहा। हालांकि वो पैसे भी ज्यादा देर उनके पास नहीं रहे। लोंग भाई के लोगों ने वो पैसे ले लिए और उनका कर्ज चुकाने में लगा दिए। 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आ गया। वांग आंटी को पूरी तरह दोषी ठहराया गया और उन्हें लोंग भाई के हुए सभी नुकसानों के लिए कुल 6,80,000 युआन का मुआवजा देना पड़ा। उनका घर भी सील करके नीलामी के लिए रख दिया गया। वांग बाओ अब तक सामने नहीं आया था। सुनने में आया कि वो कर्ज से बचने के लिए साउथ की तरफ भाग गया था और अपनी माँ को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। एक दिन मैं गाड़ी लेकर बाहर जा रहा था, तभी सोसाइटी के गेट के पास कूड़ेदान के पास मुझे वांग आंटी दिखाई दी। वो खुद से कह रही थी, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास बड़ी महंगी गाड़ी है। उसी वक्त लोंग भाई की रोल्स रॉयस भी ठीक होकर वापस आ गई थी। गाड़ी बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। लोंग भाई ने मुझसे कहा, भाई पहले मेरी बात करने का तरीका थोड़ा गलत था, उसका बुरा मत मानना। ये मेरे कार शोरूम का लाइफ टाइम VIP कार्ड है। आगे से तुम्हारी कार की वॉशिंग और सर्विस का खर्चा मेरी तरफ से। मैंने कहा, थैंक यू लोंग भाई। लोंग भाई समझदार इंसान था। उसे पता था कि मुझसे उलझना आसान नहीं है और मुझे भी पता था कि वो अपने नियमों पर चलता है, इसलिए हमारे बीच एक दूरी के साथ सम्मान बना रहा। कहते हैं ना, जो ज्यादा सीधा होता है लोग अक्सर उसी का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों का खून चूसकर जीते हैं उनके खिलाफ सबसे अच्छा बदला मारपीट या हंगामा करना नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है उन्हें धीरे धीरे उनके ही जाल में फंसने देना और फिर मुस्कुराते हुए उस जाल को बंद कर देना। तभी जाकर असली सुकून मिलता है।